नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपके वेतान पाठ्य पुस्तिका का जो चैप्टर 2 है, राजस्थान की रजत बूंदे। और ये चैप्टर हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। अनुपम मिश्र जी द्वारा लिखा गया ये जो पाठ है, ये राजस्थान की जो सूखी रेतीली जो भूमि है वहां पर किस तरह से पानी को व्यवस्थित करके रखा जाता है, पानी की किस तरह से वहां पर व्यवस्था की जाती है, जो कुछ चेलवांझों द्वारा कुछ कुइयां जो बनाई जाती हैं उसमें कैसे पानी सुरक्षित रखा जाता है, कैसे स्वच्छ पानी स्टोर किया जाता है और पानी की क्या व्यवस्था है राजस्थान में, वो सारी चीजें इस पाठ में हमें पढ़नी है। और कुछ चीजें, कुछ बातें हम पहले भी इस पाठ में पढ़ चुके हैं। जो हमारा पहला सेशन था इस पाठ से जुड़ा हुआ, उसमें हमने इस पाठ के विषय में पढ़ा है। तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आप सभी, बिल्कुल, क्योंकि ये जो चैप्टर है, जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हमारी आरोह, जो हमारी पहली पाठ्य पुस्तिका है, उसमें से क्या होता है कि आपकी कविताएं आती हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न आपके उस बुक में से आते हैं। लेकिन जो ये आपकी बुक है, इसमें ज्यादातर आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। और ये जो सारे चैप्टर हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारी जानकारियां भी इसमें आपको केवल किताबी ज्ञान नहीं, बहुत सारी जो आवश्यक जरूरी जानकारियां हैं वो भी आपको इन चैप्टर्स को पढ़ने से मिलती है। तो हम शुरू करेंगे आज का चैप्टर। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, चैप्टर हम पहले भी शुरू कर चुके हैं, यानी कि पाठ के बारे में आप पहले से जानते हैं कि क्या चीजें इस पाठ में हैं। तो अनुपम मिश्र जी द्वारा लिखी गई ये एक जो यहाँ पर ये जो पाठ है, इसमें राजस्थान के बारे में बताया गया है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था क्या है उसके बारे में बताया है। तो इसीलिए इस पाठ का नाम राजस्थान की रजत बूंदे रखा गया है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि पसीने में तरबतर चेलवांजी जो थे कुएं के भीतर काम कर रहे हैं, और कुएं का दृश्य भी मैंने आप लोग को आपकी ही पाठ्य पुस्तिका के से दिखाया था कि इस तरह का दृश्य कुछ कुएं का होता है और इस तरह से उसकी खुदाई की जाती है, किस तरह से उसमें ईंटें फिक्स की जाती हैं, किस तरह से उसमें सीमेंट डाला जाता है और क्या कितनी उसकी गहराई होती है। ये सारी चीजें हम अपने पिछले सेशन में पढ़ चुके थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया कि जो चेलवांजी होते हैं, यानी कि जो चेजारो होते हैं, कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग होते हैं। चेलवांजे कौन होते हैं? चेलवांजे को चेजारो भी कहा जाता है, दोनों एक ही शब्द है। और ये कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई, जैसे कि आप यहाँ पर दृश्य में देख रहे हैं, करने वाले दक्षतम लोग होते हैं। बताया गया था कि जब वो चेलवांजे जो है कुएं की खुदाई करते रहते हैं तो वहां पर उनके आसपास काफी मिट्टी जमा हो जाती है और फिर ऊपर से एक बाल्टी उनको रस्से से, आप देख सकते हैं दृश्य में बिल्कुल इसी तरह का दृश्य होता है। तो वहां पर एक बाल्टी उनको दी जाती है जिसमें चेलवांजे उस मिट्टी को जमा करते हैं, उस मिट्टी को इकट्ठा करते हैं, फिर वापस उस मिट्टी को भेजा जाता है। और एक और चीज देखिए, उनके सर पर आप देख सकते हैं एक हैट टाइप की लगी हुई है। ये किसी धातु की भी हो सकती है या किसी लकड़ी से बनी हुई भी हो सकती है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि जब मिट्टी को वापस ऊपर ले जाया जाएगा या रस्सी नीचे फेंकी जाएगी, क्योंकि जो कुएं का जो मोहरा है वो बहुत ज्यादा छोटा है, तो उसमें से कई बार कंकड़ पत्थर नीचे गिरते हैं उस दीवार पर टच होकर। तो उनके सर पर चोट ना लगे, उनको कोई नुकसान ना हो, इसके लिए वो सर पर इस तरह की जो हैट है वो लगाए रहते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। और यहाँ पर और भी हमने बहुत सारी चीजें बताई थी। जो कुएं है वो वर्षा के जल को, यानी कि बारिश के पानी को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। और जब वर्षा होती है तब भी, और जब वर्षा नहीं होती है तब भी, यानी कि कुएं में न तो
सतह पर बहने वाला कोई पानी है, ना ही भूजल पर है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। तो कुएं का निर्माण कुछ इस तरह से किया जाता है कि वो वर्षा के समय भी और वर्षा के बाद भी, यानी कि जब बारिश हो रही हो चाहे बारिश ना हो रही हो, वो हर समय पानी को किस तरह से मैनेज करके रखता है, किस तरह से बचाए रखती है। और यहाँ पर जैसे कि एक और हमने चीज पढ़ी कि मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, क्योंकि आपने राजस्थान की अगर आप गए हो तो आपने फेस टू फेस देखा होगा, और अगर आप नहीं गए हैं तो आपने अपनी बुक्स में, टेलीविजन में, मोबाइल फोन में आप देख सकते हैं राजस्थान का किस तरह का दृश्य रहता है। वहां पर रेत के बड़े बड़े टीले रहते हैं जिनका विस्तार काफी ज्यादा होता है, जो बहुत दूर दूर तक फैले हुए रहते हैं, और गहराई भी उनकी बहुत होती है, अथाह होती है, यानी कि बहुत गहरे गहरे टीले वो होते हैं रेत के। तो यहाँ पर बताया कि यहाँ पे अगर अधिक मात्रा में वर्षा भी हो जाए तो उसे भूमि में समा जाने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती, क्योंकि जो आप देखते होंगे रेत में अगर आप पानी डालते हैं तो रेत उसे बहुत जल्दी सोख लेती है। तो ये तो भूमि ही रेतीली है, ये तो एक तरीके से यहाँ की जो जमीन है वो पूरी रेतीली है, तो वहां पर वर्षा का जल सूखने में समय नहीं लगता। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। तो हमने यहाँ पर एक और चीज इसमें बताई कि जैसे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि कहीं कहीं पर 2 से 3 हाथ नीचे से लेकर 50-60 हाथ नीचे अगर जाया जाए खुदाई के दौरान, तो वहां पर रेत की बजाय फिर खड़िया पत्थर जो होता है, व्हाइट कलर का जो पत्थर होता है, खड़िया पत्थर, आप देखते हैं बच्चे उसको कभी कभी हाथ में लेके चौक का काम उससे करते हैं, तो उस टाइप का एक खड़िया पत्थर जो है उसकी पट्टी उसके नीचे चलती है। और ये पट्टी जहां भी है काफी लंबी चौड़ी है और रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखाई नहीं देती, क्योंकि रेत के बहुत बड़े बड़े टीले यहाँ पर होते हैं, तो उस रेत के नीचे दबी रहने के कारण ये जो पट्टी है पत्थर की ये दिखाई नहीं देती है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। ऐसे क्षेत्रों में जब हम बड़े कुएं खोदे जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो जब ऐसे बड़े कुएं खोदे जाते हैं तो उस समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से, यानी कि मिट्टी में जो भी परिवर्तन आते हैं उनसे पता चल जाता है कि यहाँ पर खड़िया पत्थर है। बड़े कुओं में तो पानी 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्रायः खारा होता है। जो बड़े बड़े कुएं खोदे जाते हैं उसमें पानी लगभग 200 से 150 से 200 हाथ अगर खोदा जाए तो निकल आता है, लेकिन अक्सर क्या होता है वो पानी खारा होता है, नमकीन होता है, इसीलिए पीने के काम में नहीं आता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं, और इसी कारण इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं ताकि पानी को अच्छे से छान लिया जाए, अच्छे से साफ कर लिया जाए और उसे पीने योग्य बनाया जाए। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। अगर रेतीली भूमि पर, मरुस्थल की भूमि पर अगर बरसात का पानी एकदम से गायब नहीं होता है, एकदम से नहीं जाता है, तो ये एक अनुभव है, ये एक अंदाजा है कि जरूर इसके नीचे खड़िया पत्थर की जो है पट्टी लगी होगी, क्योंकि रेत तो पानी को सोख लेती है लेकिन पत्थर नहीं सोखता। तो जहां जहां पे आपको लगे कि यहाँ पर पानी नहीं छन रहा है, नीचे पानी नहीं जा रहा है, नीचे ऊपरी सतह पर ज्यादा पानी है या गीला बहुत टाइम तक पानी रह रहा है, तो वहां पर आपको ये अनुभव है, लोगों का एक्सपीरियंस है कि वो काफी समय से ऐसी चीजें देख रहे हैं। तो वहां पर अक्सर रेत की वो जो सीमेंट खड़िया पत्थर की जो लाइन है, परत है, वो दिखाई देती है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है, और ये जो पट्टी है ये वर्षा के जल को, क्योंकि यही है
जो वर्षा के जल को नीचे भूजल तक जाने से रोकती है और ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटककर नमी की तरह फैल जाता है, क्योंकि नीचे पूरी जो पथरीली पट्टी है, ऊपर जो रेतीली पट्टी है, रेतीली पट्टी से छनकर पथरीली पट्टी से नीचे न जाकर उसके बीच में फंस जाता है वर्षा का पानी जो होता है, और तेज पड़ने वाली गर्मी इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। देखिए, ये प्रकृति की ही अनोखी उदारता है कि वहां के लोगों को इस तरह से वर्षा के जल से पीने योग्य पानी मिल जाता है। इस तरह से वो कुएं का निर्माण करते हैं कि जो पानी, जैसे कि यहाँ पे बताया, अगर 100-200 हाथ नीचे खोद ही दिया जाए तो पानी तो निकल आता है, लेकिन वो पीने योग्य नहीं होता है। लेकिन प्रकृति की एक उदारता है कि जमीन के नीचे खड़िया पत्थर की स्लेटें लगी हुई है, प्लेटें लगी हुई है, और जो वर्षा के पानी को उस भू जल से नहीं मिलने देती, उसको खारा नहीं होने देती, और ऊपरी सतह जो है उसमें नमी बनाए रखती है। और ऐसे क्षेत्रों में कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़े और ये भाप बनकर उड़ जाए, ऐसे में प्रकृति की यहाँ पर एक और उदारता काम आती है। वो क्या उदारता है कि रेत के कण जो हैं वो बहुत बारीक होते हैं, वे अनियंत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपके नहीं रहते। यहाँ जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपके रहते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, और इसीलिए वहां कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट और काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद भी धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती है। यही कारण है कि क्या होता है कि राजस्थान, बिहार, इन सभी जगहों पर जब वर्षा के बाद धूप आती है तो क्या होता है, मिट्टी के कण जो है आपस में चिपकने लगते हैं, और इन्हीं के कारण मिट्टी में जब सूख जाती है जमीन तो उसमें दरारें पड़ जाती है। धरती की जो संचित नमी है वे इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वातावरण में लौटने लगती है। और अब धरती की जो संचित नमी है, धरती ने जो वर्षा ऋतु में नमी संचित करके रखी है, नमी इकट्ठी करके रखी है, वो गर्मी के पड़ते ही वाष्प बनकर वातावरण में लौटने लगती है, यानी कि वापस आ जाती है। यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है, यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। तो ये तो हमारी राजस्थान की बात है। इससे पहले जैसे कि हमने आपको बताया बिहार, यूपी और ये इन सभी जगहों पर कि जो मिट्टी के कण होते हैं वो चिपक जाते हैं, और क्या होता है, मिट्टी में दरार पड़ जाती है और मिट्टी की जमीन की सारी नमी सूख जाती है। लेकिन राजस्थान में इस तरह का नहीं होता, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर बताया कि कभी कभी दूर रहने में भी, दूर होकर भी अच्छा है। यहाँ पर रेत के कण जो है वो कभी भी आपस में नहीं चिपके होते हैं, परस्पर क्या होते हैं, परस्पर ये इनमें लगाव नहीं होता, और इसीलिए अलगाव भी नहीं होता, क्योंकि इनमें लगाव नहीं होता, यानी कि ये जुड़े नहीं होते और इसीलिए ये अलग भी नहीं होते हैं। तो पानी गिरने पर कण जो है वो थोड़े भारी हो जाते हैं पर आसानी से जगह नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए मरुभूमि जो होती है, मरुस्थल जो होता है, वहां पर कभी भी दरारें नहीं पड़ती हैं। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है, यानी कि वर्षा का जल जो उस जमीन ने अपने अंदर संचित किया है, अपने अंदर एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है, वो जमीन में ही बना रहता है, क्योंकि मिट्टी में दरारें नहीं पड़ती और अंदर नमी सोखने जैसा कोई वातावरण बन नहीं पाता। तो जो वर्षा का जल है वो अंदर ही बना रहता है और एक तरफ थोड़ा नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है। ये तो प्रकृति की उदारता इसकी ऊपरी सतह से है, और उसके बाद जो निचली सतह होती है वहां पर जैसे खड़िया मिट्टी की परत चलती है, खड़िया मिट्टी की स्लेटें बनी रहती है। तो दूसरा ये
इनकी रखवाली नीचे इस तरह से करती है, यानी कि वर्षा के जल को भूजल से नहीं मिलने देती। तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा रहता है और ऊपर की तरफ रेत के कणों का पहरा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। और जो ये हिस्सा होता है, कौन सा हिस्सा? जहां पर नीचे खड़िया पत्थर की स्लेटें हों। यहाँ पर क्या होता है, जो एक एक बरसी हुई बूंद होती है, वर्षा का एक एक बूंद का जो पानी होता है वो रेत में समा जाता है और नमी में बदल जाता है। अब यहाँ अगर कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदल देती है। और जब कुएं का निर्माण होता है, जब कुएं बनती है, तो क्या होता है, जब कुएं का निर्माण होता है तो उसके चारों तरफ जो रेत में समाई हुई नमी है, फिर वो बूंदों का रूप धारण करती है और उस कुएं में समाने लगती है और बूंद बूंद करके रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है और खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी निकल आता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये छोटा सा एक होल बनाया गया है और इसमें पानी भरा हुआ है। तो ये पानी किस तरह का है, ये आप हमने सारी प्रक्रिया जो है किस तरह से एकत्रित होता है, किस तरह से बनाया जाता है, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि में समाज ने खूब मंथन किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। देखिए, ये चीजें बहुत आसानी से समझ में नहीं आती, इसमें बहुत सारे अनुभव लगते हैं। अक्सर पीढ़ियों के अनुभव लगते हैं, क्योंकि पीढ़ियों में पता है कि यहाँ पर ऐसी चीजें हैं और उन्होंने अपने आने वाली जनरेशन को बताया, जनरेशन ने उसमें कुछ और खोजें की, कुछ और तरीके से अप्लाई किया चीजों को। तो इसी तरह इन सारी चीजों को बनाने में, इन सारी चीजों को व्यवहार में लाने में पीढ़ियों का अनुभव और एक पूरा जो शास्त्र है वो विकसित होता है, यानी कि वो पूरा एक शास्त्र लगता है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। अब ये जो शास्त्र यहाँ पर बनाया गया है, इसने समाज के लिए उपलब्ध पानी, जो यहाँ पर समाज के लिए उपलब्ध पानी है, इसको 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। इस तरह की जो एक व्यवस्था ये पूरी यहाँ पर बनाई गई है, इस व्यवस्था ने समाज के लिए जो उपलब्ध पानी है उसको 3 रूपों में बांटा है। तो सबसे पहला पालर पानी, यानी कि वो पानी जो सीधे बरसात से मिलता है, और दूसरा, क्योंकि ये धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है, इसे पालर पानी कहा जाता है, यानी कि जो धरातल पर बह रहा है और उसको फिर नदी, तालाब आदि बनाकर एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। नदी, तालाब और एक आदि शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो लेखक कहते हैं यहाँ पर आदि शब्द, यानी कि उसमें भी बहुत कुछ छिपा हुआ है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये पानी एकत्रित किया जाता है। उसका पूरा विवरण आपको कहीं और मिलेगा। अगर यानी कि जो ये आदि शब्द है, यानी कि इसके अलावा और कहाँ कहाँ पानी को संचित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, इसका विवरण आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, कहीं और भी आपको मिल सकता है। अगर आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपने कुछ चीजें सीखी है, कुछ चीजें आपके दिमाग में आई है जिनके उत्तर आपको जानने के लिए जिज्ञासा हो रही है, तो बहुत सारे माध्यम हैं, आप उनसे इन प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। अब यहाँ पर आता है पानी का दूसरा रूप, पाताल पानी। जो पानी का दूसरा रूप है, पहला रूप है आपका पालर पानी, दूसरा रूप है आपका पाताल पानी, और ये दूसरा रूप आपका पाताल पानी कहलाता है। और ये वही भूजल है जो कुओं से निकलता है, और ये वही भूजल है जो कुओं से निकलता है और जो अक्सर खारा होता है। ठीक है, पालर पानी और
पाताल पानी। पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल से नीचे उतरा, लेकिन पाताल में या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। पाताल में न मिल पाया, इसे रेजानी पानी रेजानी है। देखिए, 3 तरह के पानी हुए। एक तरह का पानी जो कि आपका पालर पानी है, यानी कि जो वर्षा के टाइम पे, वर्षा ऋतु के टाइम पे बहता है सतह पर, और इसको एकत्रित कर लिया जाता है किसी तालाब में, कुएं में आदि बहुत सारे संसाधनों में। और दूसरा आपका है, नाम से ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है, पाताल पानी। वो पानी जो भूजल से प्राप्त किया जाता है, भूमि से प्राप्त किया जाता है और कुओं में एकत्रित किया जाता है और अक्सर खारा होता है, उसको पाताल पानी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। और ये कौन सा पानी है? धरातल से नीचे तो ये उतर गया है, यानी कि जमीन से की सतह से ये नीचे उतर चुका है, लेकिन पाताल में नहीं मिल पाया है। और वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग होता है। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। अक्सर क्या होता है कि हम उसको नापते हैं जो वर्षा हुई है, हमारी अभी तक इतनी वर्षा हो चुकी है, यानी कि आज जो ये वर्षा हुई है ये इतनी वर्षा हुई है। तो इस तरह सबसे पहले हम बारिश को नापते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश को न नापकर जो पानी जमीन द्वारा सोख लिया जाता है, जमीन में समा जाता है, इस वर्षा के जल को नापता है और इसे रेजा कहा जाता है। और मरुस्थल में पानी इतना गिरे कि 5 उंगल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 उंगल रेजो कहेंगे। और मरुस्थल में यानी कि रेगिस्तान में अगर पानी इतना गिरे कि 5 उंगल के भीतर समा जाए, 5 उंगलियों के भीतर समा जाए, तो इसको जो उस दिन की वर्षा है उसे कहेंगे 5 उंगल रेजो। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बनी रहती है। देखिए, ये वही पानी है जो ना तो खड़िया पट्टी के कारण भूजल में समा पाता है और ना ही रेत के कणों के दूर दूर होने के कारण वाष्प बनकर उड़ पाता है। तो ये वही पानी है जो रेत ने अपने अंदर सोख कर जमा किया हुआ है। तो ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। अगर नीचे जो पट्टी है, नीचे की जो खड़िया पट्टी है, अगर वो हट जाए, उसका अभाव हो जाए, तो रेजानी पानी जो है वो धीरे धीरे छनता रहता है, रेत से छनता रहता है और एक बार वो पाताली पानी में मिलकर जो अपना असली रूप है, जो अपना विशिष्ट रूप उसका है, वो खो देता है। और यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। तो इस तरह हमने 3 तरह के पानी यहाँ पर पढ़े। जो रेगिस्तान की रजत बूंदे यहाँ पर जो हमने पाठ पढ़ा, इसमें रेजानी पानी के बारे में कुछ विशिष्ट चीजें बताई गई हैं कि रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। ये पूरा चैप्टर उस कुएं के आसपास घूम रहा है जो इस वर्षा के जल को, जो कि ना तो भूजल में समा पाया है और ना ही वाष्प द्वारा उड़ पाया है, तो वो एक रेतीली भूमि के बीच एकत्रित किया गया है, उसी में ये कुएं का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर रेजानी पानी को समेट कर रखने वाली, जो रेजानी पानी को एकत्रित करके रखने वाली कुएं है, उसको बनाना एक विशिष्ट कला है, एक बहुत बड़ी कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं, जैसे कि अभी हमने देखा, लगभग वो तो 4-5 हाथ की भी नहीं है, लगभग इतनी कि उसमें एक व्यक्ति अंदर जा पाए। तो इस तरह कुएं का जो व्यास होता है उसको 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले जो चेंजारो होते हैं, उनकी कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेंजो यानी कि चिनाई का विशेषतम काम कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेंजारो के प्राण
ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी धसे नहीं। रोज थोड़ा थोड़ा खुदाई की जाती है, उसके बाद जो मिट्टी है वो निकाली जाती है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और फिर उसके बाद उतने एरिया की चिनाई भी साथ के साथ कर दी जाती है ताकि मिट्टी धसे नहीं, क्योंकि एक सिंगल आदमी के जाने लायक उसका व्यास है और ऐसा ना हो कि जो चिंजारों हैं उनकी जान पर बन आए। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती है और हवा भी कम होने लगती है। जब गहराई बढ़ती है तो चिंजारों जो है उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गहराई में एक तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और दूसरा जो है गर्मी बढ़ने लगती है। तब ऊपर से मिट्टी भर भर कर रेत नीचे फेंकी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सर पर इस तरह का हैट लगाते हैं जिससे कि उनके ऊपर कोई पत्थर, कोई मिट्टी का टीला ना गिर पाए। मरुभूमि में जो हवा रेत की विशाल टीलों तक को यहाँ से वहां उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजों को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने वाले का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। जैसे कि अभी आप आगे चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कुएं की जो चिनाई की गई है वो रस्सों से की गई है, क्योंकि वहां पर सीमेंट की चिनाई करना या ईंटों की चिनाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे ईंटें अटक नहीं पाती हैं उस मिट्टी में, बहुत ही कम व्यास है उसका और उसमें ईंटें अटकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद रस्सों से उसकी चिनाई की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर पेज होगा उसमें हम इस तरह का आपको दिखाएंगे। इस तरह का दृश्य वहां पर हो जाता है। आप देख सकते हैं कुएं की जो चिनाई की जा रही है वो इस तरह से की जा रही है, क्योंकि रेत से चिनाई करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो रस्से को उस पर बार बार घुमाकर जो है लपेटा जा रहा है और एक तरह से एक बिल्कुल टाइट होल बनाया जा रहा है ताकि वहां से पानी रिसने की जगह बनी रहे। और ये बहुत ही अलग अलग तरह से इस तरह से कुएं का निर्माण किया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा आज का जो सेशन था उसमें हमने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी कि जो राजस्थान में 3 तरह का पानी वहां पर पाया जाता है। तो इन 3 तरह के पानी को किस किस तरह से अलग तरह से हम यहाँ पर हमने पढ़ा, और मेन जो पानी है रेजानी पानी यानी कि उसको किस तरह से, जो पीने योग्य पानी है उसको किस तरह से यूज में लाया जाता है, किस तरह से प्रयोग किया जाता है, किस तरह से कुएं का निर्माण किया जाता है, वो सारी चीजें हम इस सेशन में पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट सेशन में भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसे आप आज हमने जितना भी पढ़ा या पहले सेशन में जितना भी पढ़ा इसको आप एक बार घर में रिवाइज कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पाठ है, बहुत सारी नई नई जानकारियां इस पाठ में हमें मिल रही हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।